समंदर में ताउते तूफान के असर के बीच दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों के मौसम का मूड भी खराब हो चुका है। दिल्ली में बीती रात से बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूरे शहर में सड़क पर नदियों जैसा नजारा है। बारिश के चलते दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट है। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा समेत उत्तर भारत के शहरों में भी आसमान बारिश के बादलों से भरी हुई है। कई जगहों पर बरसात के मौसम ने अपना रुख दिखा दिया है। 6 जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे लगातार हो रही बारिश से सड़कें लबालब हो गई हैं। वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। भैरव सिंह मार्ग ले लीजिए, प्रगति मैदान, धौला कुआं, विजय चौक और साथ ही दिल्ली के कई अहम इलाके, हौज रानी और प्रहलादपुर, जहां पर इस वक्त कई फीट पानी सड़क पर दिखाई दे रहा है। दरअसल इसकी वजह है ताउते तूफान का असर। अब उत्तर भारत और दिल्ली और एनसीआर से सटे तमाम वो इलाके जहां पर 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जब बारिश शुरू हो गई थी, कल से ही ये बारिश रुक रुक कर हो रही है। 35 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। प्रगति मैदान की तस्वीर देखिए, सड़क कहीं नजर ही नहीं आ रही है, पानी पानी दिखाई दे रहा है। 1976 के बाद से एक दिन में इतनी बारिश दर्ज की गई है। लगभग 23 डिग्री तापमान है और ये कहा जा रहा है कि ये मई का अब तक का सबसे ठंडा दिन है। प्रगति मैदान में हम इस वक्त मौजूद हैं। सड़कों पर लबालब पानी जो है वो इस वक्त भरा हुआ है। तमाम जो गाड़ियां हैं उनको पानी से होकर के ही जो है वो गुजरना पड़ रहा है और ये स्थिति दिल्ली के तमाम कई इलाकों में इस वक्त जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, वो बारिश का जो सिलसिला है वो देर रात तक जारी रहा, सुबह तक जारी रहा। अभी भी प्रगति मैदान इलाके और आसपास के इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो एक बार फिर से जो है वो शुरू हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। सीवियर कैटेगरी के अंदर आज बारिश जो है वो होने की संभावना है, मौसम विभाग की तरफ से जो बताया गया है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ काफी ज्यादा सक्रिय है। इसी वजह से दिल्ली में और उत्तर भारत के तमाम राज्य, चाहे वो उत्तराखंड हो, यूपी हो, इन तमाम राज्यों के अंदर बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, बारिश से एक तरफ सड़कें तो लबालब हो गई हैं, तमाम दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन ये कब तक जारी रहने वाला है? ये जो तूफान का असर दिल्ली, एनसीआर, आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है, कल से ही है, अब कब तक जारी रहेगा? देखिए, जो हल्का असर है वो आज दोपहर तक रहेगा। हालांकि अभी ही हल्की हल्की धूप जो है वो खिलने लगी है और आसमान पर बादलों का डेरा है, लेकिन आपको अब नीला आसमान भी कहीं ना कहीं बीच बीच में दिख जाएगा। तो बारिश तो थोड़ी रुकी हुई है, धूप भी आने लगी है, लेकिन साथ ही साथ जो कल से लेकर आज तक बारिश थी उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। खास तौर पर जो मई का रिकॉर्ड है वो जो 1951 के बाद अभी तक जो तापमान कभी भी अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री नहीं था। ये आपको बताएं कि कल श्रीनगर से भी ठंडी थी दिल्ली। श्रीनगर का तापमान 25 डिग्री से ऊपर था, जबकि दिल्ली का तापमान 23.8 डिग्री था दिन का तापमान। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खुशनुमा मौसम है इस वक्त दिल्ली में। जहां तक बारिश की बात है, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो सफदरजंग में लगभग 118 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 26 मई 1976 यानी लगभग आज से 45 साल पहले इतनी ज्यादा बारिश हुई थी दिल्ली में। उस समय भी 60 mm यानी तब का रिकॉर्ड भी टूटा है, तो लगभग उससे दुगुनी बारिश हुई है। तो ये स्थितियां रही है। मई आमतौर पर दिल्ली के लिए बिल्कुल शुष्क रहता है, सूखा रहता है, लेकिन इस बार रिमझिम फुहारों ने जो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश की है उसकी वजह से सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मौसम खुशनुमा हो गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि दोपहर तक हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों में होगी, उसके बाद मौसम खुल जाएगा। लेकिन तापमान में राहत अगले एक हफ्ते तक बना रहेगा। 40 डिग्री से ऊपर तापमान जाने के आसार कम से कम अगले एक हफ्ते तक नहीं है। तो ये जो चक्रवात था उसका असर कम से कम दिल्ली का जो मौसम है उस पर काफी देखा जा सकता है और दिल्ली के मौसम को बहुत बड़ी राहत इस चक्रवात की वजह से मिली। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मौसम अभी
लगभग आज ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही रहने वाला है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सड़कों की तस्वीर देखिए तो पिछले काफी घंटों से जो बारिश हो रही है उसका असर सड़क के वाहन और यातायात पर पड़ा है, क्योंकि कई सड़कें ऐसी हैं, मुख्य मार्ग ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। रिकॉर्ड स्थापित हो गया है इस बारिश से। 24 मई 1976 में 60 मिलीमीटर इस तरह की बारिश देखी गई थी और इस बार 19 मई यानी कि कल 94 मिलीमीटर दिल्ली में बारिश हुई है। 45 साल का ये रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, यहां पर आज बारिश का अनुमान जताया गया है। तमाम राज्य जहां पर बारिश आज होती रहेगी। बात अब मुंबई की करेंगे। अरब सागर में नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बार्ज P305 पर सवार 50 लोग 4 दिन से लापता हैं। नेवी के जवान दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। रात में गहरे पानी में देखने के लिए सर्च लाइट का सहारा लिया गया। हेलीकॉप्टर से भी सागर का मुआयना किया गया। ताउते तूफान की वजह से बार्ज P305 समंदर में फंस गया था। जहाज से अब तक 189 लोगों को बचाया जा चुका है। 22 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। नाव में कुल 261 लोग सवार थे। जो लोग समंदर से बचाए गए वो मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। चोट आपको कैसे लगी थी? चोट हम बोट में अभी जैसे चढ़ने के टाइम रेस्क्यू टाइम पे अभी चढ़ने जैसे चढ़ रहे थे, उठा रहे थे, फिर गिर जा रहे, ऐसे ऐसे में चोट लगा है। आप बोल पाने की पोजीशन में है तो हमसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर और? हाँ, बात कर सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? हाँ सर। नेवी के लोग जो आपके पास पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से मदद की आपको कुछ बता पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत तूफान था, ऊंचे ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची ऊंची लहरी। तो नेवी ने किस तरीके से मदद बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। उन्होंने हमारी जान बचाई, बहुत जोखिम में अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। बचाव करने के लिए हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, भटक रहे थे सर कि कोई बचाओ। हम लोग बचाओ बचाओ का चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ का गुहार लगा रहे थे कि बचाओ हमको, बचाओ हमको। कितने घंटा आपका संघर्ष चला? और फिर सर हम लोग 17 तारीख को शाम को 5 बजे कूदे हैं पानी में और रात में 12 बजे हम लोग को रेस्क्यू किया हमारा नेवी वालों ने। इनका मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद देना चाहता हूँ। चोट भी लगी, हमने सुना। चोट लगा पैर में। तो कितनी बड़ी है वो चोट? कितनी गंभीर है वो चोट आपको बता दो? ज्यादा चोट लगा है, ज्यादा चोट लगा, फट गया, गहरा ज्यादा है। अब ठीक है कुछ हालत पहले से? हाँ ठीक है, थोड़ा पैर दर्द कर रहा है। जाने के बाद जो रिलीफ है वो आपके चेहरे पे हमें दिख रहा है, लेकिन उस दौरान क्या सिचुएशन थी आप बता पाएंगे थोड़ी सी हमें? यार उस समय जब पूरा ठीक होने लगा तो हम लोग उधर से कूद गए, सब कोई कूदा तो चोट लगा। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से अब वक्त बीतता जा रहा है, कहीं ना कहीं उम्मीद भी कम होती जा रही है लापता लोगों के रिकवर होने की, क्योंकि देर रात भी ये ऑपरेशन चला है और पिछले 4 दिन से चल रहा है। लेकिन जो लोग बचे हैं उनकी आंखों देखी से यही लग रहा है कि समंदर में भयावह नजारा है और हर एक पल बेहद कीमती। नेहा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस तो रात भर भी चला है, इसीलिए इस वक्त इंतजार है आज की लेटेस्ट अपडेट का। इंडियन नेवी ने कहा है कि वो थोड़ी देर में अपडेट्स जारी करने वाला है। अब देखना पड़ेगा जो लोग लापता हैं, जिनके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, उनका आखिर क्या हाल रहा है। ये बात तो तय है कि समुद्र पूरे रात भर में काफी रफ रहा है, तेज हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है पिछले कई दिनों से, वो काफी ज्यादा आहत भी हो रहा है। जो आखिरी जानकारी हमें मिल पाई थी कल रात, उसमें बताया गया कि कई 186 क्रू मेंबर्स को जो बार्ज P305 में थे उनको बचा लिया गया। साथ ही साथ 2 लोग थे जो टग वाराप्रदा में थे, उनको भी बचा लिया गया। 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी आई है कि जो
बाकी बाच थे, सपोर्ट स्टेशन 3 और ड्रिल शिप सागर भूषण, उसको अब खींचकर तट पर लाया जा रहा है। लेकिन फोकस इस वक्त बाज P305 पर ही बना हुआ है। आखिर जो लोग लापता हुए हैं उनका क्या हुआ है, बस अब इंतजार है इंडियन नेवी की आज की अपडेट का। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ताउते का खतरा अभी भी सर पर सवार है कि इससे पहले एक और तूफान गरजने की तैयारी में है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यास नाम का ये तूफान बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों को दहला सकता है। 23 मई से 27 मई अभी जो लेटेस्ट आया साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, जो केंद्रीय बंगोपसागर, ये उत्तर अंडमान सी जो है, उत्तरी भाग अंडमान का उत्तरी भाग और केंद्रीय बंगोपसागर, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, तो ये 22 को बनेगा। तो 22 को शुरू हो जाएगा लो प्रेशर, 23 को डिप्रेशन और 24 या 25 को साइक्लोन की स्टॉर्म बन जाएगा और इनका नाम है यास। मौसम विभाग के वैज्ञानिक 2019-20 की तरह इस साल भी मानसून से पहले कई चक्रवात आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पिछले साल 19 मई को बंगाल की खाड़ी में अम्फान नाम का चक्रवाती तूफान आया था, जिसने बंगाल और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। इस साल मानसून से पहले ताउते ने जमकर तबाही मचाई है और अब अगला नंबर यास का है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी मध्य खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव बना हुआ है। पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सुपर साइक्लोन आ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक 25 मई की शाम ओडिशा के तटीय इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है। 23 मई को अंडमान सागर और इससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 24 से 26 मई तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चल सकती हैं। 25 से 27 मई के दौरान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में तूफानी हवाएं चल सकती हैं। 23 मई को अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर समंदर की लहरों की स्थिति बहुत खराब होगी। 25 से 27 मई के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर समंदर की लहरें प्रचंड रूप धारण करेंगी। यास तूफान की आहट के साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वो 23 से 25 मई तक बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्री इलाकों में न जाएं। साथ ही 25 से 27 मई तक ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में न जाएं। जो मछुआरे गहरे समुद्र में हैं, उन्हें 23 मई तक लौट आने की सलाह दी गई। आज तक ब्यूरो। देश भर में कोरोना के नए केस और मौत का आंकड़ा लगातार तेज होता जा रहा है। उधर ब्लैक फंगस नाम का नया कहर ताकत दिखा रहा है। महाराष्ट्र में इतने मामले आ चुके हैं कि यहां ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 2000 केसेस के चलते वहां इसे महामारी बताया गया। गुजरात में 900 केसेस सामने आ चुके हैं। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ये ब्लैक फंगस का इलाज जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। अस्पतालों में पहले भी हो रहा था और ये घर पे इलाज नहीं हो सकता है, तो इसके लिए लोग कह रहे हैं कि बाजार में मिलना, बाजार की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल्स को बिल्कुल दवाई की कोशिश की जाएगी कि हॉस्पिटल को डायरेक्ट मिल जाएगा। दवाई का क्या है सर जो मिल ही नहीं? देखिए, उस दवाई की प्रोडक्शन पहले बहुत कम थी। हमने डिमांड की है कि हमारे को बहुत बड़ी मात्रा में इसकी डोज दी। 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दें, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही। वहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। ब्लैक फंगस के केसेस पूरे देश में आ रहे हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी अब आने लगे हैं। इसको म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। मृत्यु का परसेंटेज भी 50% के करीब है, जो बहुत चिंताजनक बात है। एक व्यक्ति को इंजेक्शंस भी, वैसे तो उसके वेट के हिसाब से होता है इसका डोज, लेकिन नॉर्मली 60 इंजेक्शन एक व्यक्ति को चाहिए। कीमत भी इसकी कुछ ज्यादा है। हमारे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 के करीब मरीज वहां भर्ती हैं। एसएमएस में भी हमने एक यूनिट इस
बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए खोली है। ब्लैक फंगस का मामला है, उसके संदर्भ में चिकित्सक पूरी निगरानी रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं और हर मरीज को नजदीक से इस बात का निरीक्षण और परीक्षण हो रहा है कि किसी को कोई नया सिम्टम तो नहीं दिखाई पड़ रहा। और कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है। हम इस बड़े खतरे की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि अब बच्चों की सुरक्षा की बात आ गई है। दूसरी लहर में जिस तरीके से सरकार फेल हुई है, ब्लैक फंगस ने अब कहर महाराष्ट्र में भी बरपाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 90 मामले सामने आ चुके हैं, जिनकी ब्लैक फंगस से जान गई है। पूरे राज्य में 2000 से ज्यादा केस हैं। सूबे में ब्लैक फंगस महामारी घोषित करके तेजी से तैयारियां जारी है, लेकिन फिर सवाल वही है, ब्लैक फंगस की दवा, इंजेक्शन की भारी कमी से मरीज, डॉक्टर परेशान है। राज्य में कुल मिला के अभी 1500 के दरमियान केसेस है। मंत्रिमंडल में भी ये निर्णय हुआ है कि ये बात गंभीरता से केंद्र शासन को बताना जरूरी है, क्योंकि अलॉटमेंट जरूरी है। सिर्फ अलॉटमेंट नहीं है, इसीलिए हमारे को म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों का आज इलाज करना या उसका उपचार करना हमारे पास आज मुश्किल उसमें जा रहा है। स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में ही इसका उपचार हो सकता है, इलाज हो सकता है। तो हम महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में जो 1000 हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड है, उसमें से भी हर डिवीजन में ऐसे हॉस्पिटल्स हम चुन रहे हैं कि जहां पर ये इलाज हो। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस से अटैच जितने भी हॉस्पिटल्स है, वहां पर भी ये सब मुफ्त में इलाज होगा। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में भी ये मुफ्त में इलाज होगा। हमने ग्लोबल टेंडर भी निकाला है एम्फोटेरिसिन बी का, यहां भी हमने ऑर्डर्स दिए हैं लोकल में, लेकिन ये ऑर्डर्स दे के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट जो होएगा वही हमारे को मिल सकेगा। नहीं तो हमने ऑर्डर दिया भी है, हमने तो 2 लाख वाइल्स की ऑर्डर दी है, लेकिन हमारे को मिला है अभी तक 15,000 16,000 वाइल्स। तो जो भी मिले हैं हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इक्वल जो संख्या है उसके मुताबिक हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कोरोना के संकट काल में भी चीन की कालाबाजारी और चालबाजी जारी है। चीन के पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य अभ्यास क्षेत्र में फौज की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन भारतीय फौज की पैनी नजर इस पर है। इस बार चीन की हर चाल का जवाब मिलेगा। भारतीय सेना सरहद पर ही नहीं, कोरोना महामारी से निपटने के लिए भी करीब 4800 बेड्स तैयार कर चुकी है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। भर में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सेना युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब हैं। जनरल साहब, सेना इस वक्त दोहरी चुनौती से निपट रही है, सरहद पर दुश्मन के खिलाफ और देश के अंदर कोरोना महामारी के खिलाफ। किस तरह से भूमिका इस वक्त सेना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निभा रही है? जो हमारी आर्मी की जो तजवीज़ है वो 2 पहलुओं पर आधारित है। एक है फोर्स प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचत सुरक्षित रखना, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन, जो हमारी काबिलियत है उसमें बढ़ोतरी लाना। जहाँ तक फोर्स प्रिजर्वेशन का सवाल है, जैसे कि हमने पिछले साल किया था, उसी तरह हमने इस साल भी वही आदेश जारी किए, जिससे कि जो कोर्सेज है वो बंद किए, जो लोग छुट्टी जा रहे हैं वो छुट्टी या तो वो अपने गांव में ही रहे या छुट्टी पर हमने थोड़ी सी रोक लगा दी। जो हर वक्त समर के दौरान अप्रैल मई के महीनों में एक्सरसाइजेज होते हैं, जिनमें काफ़ी तादाद में ट्रूप्स बाहर निकलते हैं, उस पर भी हमने रोक लगा दी है। तो इस किस्म से के कदम उठाने से जो हमारे केसेस हैं वो काफ़ी कम हैं, और इसलिए हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन का सवाल है, इस सर्च को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने भी काफ़ी जोर लगाया और सभी लोगों को बताया था कि वो अपने अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। और ऐसे करने से पिछले 1 महीने के अंदर अंदर मिडिल ऑफ अप्रैल 15 अप्रैल से लेकर अगर आप आज तक देखते हैं 16, 17, 18 मई तक, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि हमारे O2 बेड थे, ऑक्सीजन एनेबल्ड बेड, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी, वो तकरीबन हमारे पूरे सारे MHS को मिला के तकरीबन 1800 थे।
वो 1 महीने के अंदर ये बढ़कर अभी 4,800 हो गए, मतलब 2.5 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसी तरीके से हमारे जो ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट थे वो कुछ 20-22 थे, वो अभी 40 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो वो भी एक काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स थे वो चंद एक हॉस्पिटल्स में ही थे, क्योंकि हम भी जो है सिविल पर ही डिपेंड कर रहे थे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए, तो वो भी अभी बढ़कर तकरीबन 90 से ज़्यादा हो गए हैं। तो तकरीबन जितने हमारे हॉस्पिटल है वो ऑक्सीजन जनरेशन में भी सेल्फ सफिशिएंट हो गए। उसी तरह जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो भी अभी 3,000 से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बढ़ोतरी की है। साथ साथ जो हमारा लोकल कमांडर्स है, कोर कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स, लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज़, उन्होंने भी अपने अपने इलाके में अलग अलग चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में है, और जो भी वहाँ की ज़रूरत थी उसको भी मद्देनज़र रखते उनकी भी मदद की है। तो अगर नॉर्थ साउथ देखें तो उरी से लेकर नीचे बेंगलोर तक तकरीबन 10-15 इलाकों में, और वेस्ट से ईस्ट में देखें तो बाड़मेर, जोधपुर से लेकर जोशीमठ, ऋषिकेश, वाराणसी, गैंगटॉक, तेजपुर, कोहिमा, ईस्ट वेस्ट, ऐसे भी तकरीबन 30 जगह हैं। ऐसे 40-45 जगह है जहां पर हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद की है कोविड बेड्स जनरेट करने के लिए, जैसे कि तकरीबन 3,000 से 4,000 बेड की क्षमता सिविल में भी हमने पैदा की है पार्टनरशिप में। ये नहीं कि सर हमने किए, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से दोनों ने मिलके, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये लड़ाई पूरी देश लड़ रही है, तो दोनों मिलकर हमने इस पर जोर दिया है। आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, इस बार हमने देखा कि तीनों सेनाओं में भी बेहतर तालमेल दिख रहा है, तो किस तरह से इस तालमेल को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह में हम फैले हुए हैं, तो जहाँ आर्मी ज़्यादा तैनात है वहाँ आर्मी लीड ले रही है। कोस्टल एरियाज में जहाँ नेवी है वहाँ नेवी लीड ले रही है इस सिविल और मिलिट्री के बीच में जो कोऑपरेशन करना है, और उसी तरह एयरफोर्स भी अपने अपने में इलाके में मदद कर रही है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो विदेश से इंडिया आ रहा है और इंडिया के अंदर, इसमें भी तीनों सेनाओं का मिलकर काम हो रहा है। इंडियन नेवी के शिप्स के जरिए भी माल अंदर आ रहा है, एयरफोर्स के जो जहाज है उससे भी ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, टैंकर्स का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, और एक बार जब वो इंडिया में पहुंच जाते हैं और फिर इंडिया के अंदर बाय रोड अगर कहीं पर उनको मूव करना हो तो फिर आर्मी आ जाती है उसमें। तो उसके लिए हमने भी हमारे जो रोलिंग स्टॉक है, हमारे जो बड़े बड़े बोगी होते हैं, फ्लैट बेड, जिस पर बड़ा सामान फिट किया जा सकता है, उस तरीके से हमने 400 से ज़्यादा हमने ये बोगी इंडियन रेलवेज के थ्रू इस्तेमाल किए हैं, टैंकर्स और बड़े बड़े सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले। तो तीनों सेनाओं मिलकर इस पर लगे हुए हैं। अगर सेना की अपनी बात की जाए, जो सैनिक हैं उनको कोविड से बचाने के लिए जो वैक्सीनेशन का काम है और किस तरह से उनको उस पर काम किया जा रहा है? तो जैसे आपको मालूम है कि हम सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स थे वैक्सीनेशन के प्रायोरिटी में, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जिसमें पुलिस, फायर सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल थे। तो हमारे वैक्सीनेशन काफ़ी पहले शुरू हो गया था, और आज के डेट में जब हम बोल रहे हैं तो तकरीबन 90% जो आर्मी है उनको 2 शॉट लग चुके हैं। और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि कोविड की जो बीमारी है हमें बहुत कम लोगों को हुआ है 2 शॉट लगने के बाद। और इससे एक और फ़ायदा जो हुआ है कि जिनको कोविड हुआ है 2 शॉट लगने के बाद, वो बहुत माइल्ड केसेस हुए हैं, ज़्यादातर वो घर में ही रहकर ट्रीट हुए हैं, बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। इससे अपने आप जो हॉस्पिटल के ऊपर लोड है वो भी कम हो गया। तो इस तरीके से हम अपने आप का बचाव कर पाए हैं।
एक सवाल इस बीच, जो अगर हम सरहद की बात करें, चाहे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, एलओसी हो, वहां पर क्या हमारी जो तैयारी है कोविड की वजह से कोई तैयारी पर फर्क पड़ता दिखा आपको? नहीं, जैसे मैंने कहा, ये जो हमने कदम उठाए हैं इसके वजह से जो हमारे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस के ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ा। हमने पिछले साल से ही इस तरीके के कदम उठाए थे और प्रोटोकॉल लागू किए थे, जिससे कि कोई भी जो छुट्टी से आता है वो 1 या 2 बार टेस्ट होकर ही अपनी यूनिट में डिप्लॉय होता है, खासकर जो बॉर्डर एरियाज में। और इस वजह से जो बॉर्डर में ट्रूप्स डिप्लॉयड है वो एकदम 100% फिट है और हमारे ऑफ प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं है। एक जो डेवलपमेंट दिख रहा है कि जिस तरह से पिछले साल चीन अपने ट्रेनिंग एरिया में आया था और उसके बाद उसने अंदर घुसने की कोशिश की, अभी दोबारा उन ट्रेनिंग एरिया में उसके ट्रुप्स नजर आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से सेना नजर बनाए हुए है? आपने सही फरमाया कि फिर से वो ट्रेनिंग एरियाज में इनकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये एक सालाना एक्टिविटी है। हर साल वो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हम भी अपने अपने ट्रेडिशनल ट्रेनिंग एरियाज में जाते हैं, तो इसके ऊपर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। और अभी जो फोर्सेस तैनात हैं बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर या एलसी के ऊपर, वो काफ़ी तादाद में है और कोई भी अगर एक्शन होता है, एक्टिविटी होता है, तो उसका सामना करने के लिए वो काफ़ी है। क्या ऐसे हालात नहीं बन पाएंगे कि चीन हमें दोबारा कहीं किसी भी सरहद पर इस तरह का चौंका पाए हमारी सेनाओं को? मेरे ख्याल से अभी वो उसके जो चांसेस है वो काफ़ी कम है। अभी हमारा डिसएंगेजमेंट भी हुआ है और डिसएंगेजमेंट के बाद ऐसी कोई उसका उल्लंघन नहीं हुआ, ना उनकी तरफ से ना हमारे तरफ से। तो अभी स्थिति काफ़ी शांत और नियंत्रण में है और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे ही रहेगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से हमने इस वक्त कोविड महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, अभी ताउते तूफान का भी हमने देखा, उसमें सेना ने काफी काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको लगता है कि सेना को अपनी तरफ से इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत है, चाहे हॉस्पिटल्स हो चाहे दूसरी चीजें हो? अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कैपेबिलिटी है वो चाहे किसी कोविड के वजह से हो या किसी और वजह से हो, वो काफ़ी अभी बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हम कोई भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटी भी होती है, चाहे साइक्लोन हो चाहे अर्थक्वेक हो, तो जो हमने एक्स्ट्रा भी फैसिलिटीज़ क्रिएट किए हैं वो उससे भी निपटने में काफ़ी होंगे। थैंक यू।